तो बाद में फिर लोगों ने उनको चैलेंज किया। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा उधर और इधर में। यहाँ पे वो जैसे मैंने वो इम्पोर्ट की थी वो टर्मिनोलॉजी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और उसके बाद और बोल दिया। अच्छा जी, हमने पॉपुलेशन का बीच में जिक्र किया है। हमने कहा है जी कि क्योंकि एडम स्मिथ कहता है कि लोगों को कोई भी फैक्टर जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, यानी अगेन लीडिंग इट टू द मार्केट फोर्सेस। आपकी पॉपुलेशन कम है लेकिन आपके रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो खुद ही लोग अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उनकी जो अगली जनरेशन है उसको स्कैर्सिटी का कोई फियर नहीं है। उस वक्त जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक जो है ना एक दिन दो इम्पॉर्टेंट नेम्स थे, जिनमें से एक गॉडविन था, विलियम गॉडविन। वो कह रहा था कि ठीक है जो है ना ह्यूमंस में बड़ी कैपेसिटी है टू एक्सटेंड अर्थ रिसोर्सेज टू एन इनडेफिनिट लेवल, तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई फियर नहीं आने की पॉपुलेशन बढ़ेगी फैमिन होंगे या कोई क्राइसिस पॉपुलेशन क्राइसिस होंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था और दूसरा जो विच वाज लेड बाय थॉमस माल्थुसियन जो स्कूल ऑफ थॉट था, वो ये कहता था कि जी पॉपुलेशन इज बिग प्रॉब्लम एंड इफ इट इज लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन लीड टू पॉवर्टी। ये इसकी छोटी सी मैंने एक वीडियो भी डाल दी थी, आप लोग मेरे ख्याल इसको हम स्किप करते हैं, आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसका वीडियो का लुबे ये है कि उस इसमें भी वो यही बात बताएगा आपको। माल्थस कहता है कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो बहुत रिसोर्सेज जो है ना वो रिसोर्सेज ग्रो स्लोली, पॉपुलेशन ग्रोज एक्सट्रीमली फास्ट एंड पॉपुलेशन आउटपेसेस रिसोर्सेज एंड एज ए रिजल्ट देयर आर सम चेक्स बाय नेचर। चेक्स क्या हैं जी? फैमिन होगा, वार होगी या नेचुरल डिजास्टर होंगे, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते इस तरह से दोबारा कम होगी। जब कम होगी तो रिसोर्सेज तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे, फिर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से करते करते उसको थॉमस माल्थस के चेक्स कहते हैं, चेक्स ऑन पॉपुलेशन। जैसे भी आप देखते हैं कि कई जो जंगें लगी हुई हैं, कई जगह फैमिन है और ये वो। तो इस स्लाइड को आई थिंक मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। ये पहले यूटिलिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको छोड़ दें, आगे आ जाए। अच्छा जी, रिकार्डियन कैलकुलेशन। डेविड रिकार्डो जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये फ्री ट्रेड की बात होगी इसमें। फ्री ट्रेड वो कहता है कि जी इसकी जो थ्योरी थी उसका नाम था कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इससे पहले थी, उसका हमने नहीं जिक्र किया। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है जी? दो बंदे हैं फॉर एग्जांपल, दो चीज़ें बना रहे हैं, आप जो है ना वो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको क्लोथ प्रोड्यूस करने में एज है किसी भी वजह से, शी इज़ गुड एट प्रोड्यूसिंग क्लोथ, यू आर गुड एट प्रोड्यूसिंग वीट। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कहता है कि आप सिर्फ अपने सारा टाइम वीट प्रोड्यूस करें, वो क्लोथ प्रोड्यूस करें, आउटपुट आपस में एक्सचेंज कर लें, वेलफेयर बढ़ जाएगी। इसी को नेशनल नेशंस पे अप्लाई करें, इसी पे ग्लोब पे अप्लाई करें, यही बेसिक है। अच्छा, ये कंपैरेटिव एडवांटेज ये कह रहा है कि अगर एक नेशन जो है वो दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी चीज़ नेशन जो है दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर रही, इवन देन ट्रेड इज पॉसिबल। क्योंकि आप जो चीज़ रिलेटिवली जिसमें आपको कम डिसएडवांटेज है वो आप प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, और जो दूसरी नेशन है जिसको रिलेटिवली ज़्यादा एडवांटेज है वो प्रोड्यूस करेगी। एज ए रिजल्ट ट्रेड विल मैक्सिमाइज दी ग्लोबल वेल्थ, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर विन विन सिचुएशन होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स फ्री ट्रेड पे बिलीव करते हैं क्लासिकल्स, और फ्री ट्रेड जो है ना उसके लिए उन्होंने एक कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है उस फ्री ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, और स्पेशलाइजेशन से जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। ठीक है जी। ईच कंट्री शुड प्रोड्यूस द गुड्स वेयर इट हैज़ मोस्ट एडवांटेज और लीस्ट डिसएडवांटेज। यहाँ पे ये थोड़ी सी एग्जांपल से आपको शायद समझ आ जाए कंपैरेटिव एडवांटेज की। क्या है जी? फॉर एग्जांपल वो कहता है दो नेशंस हैं, इंग्लैंड और पुर्तगाल। ठीक है जी। इंग्लैंड जो है ना वो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है 100 मैन आवर्स फॉर 100 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ, 120 मैन आवर्स फॉर 100 बैरल ऑफ वाइन।
ठीक है जी। तो ये उसकी प्रोडक्शन है। पुर्तगाल भी वही दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो 90 मैन आवर लेता है 100 यार्ड के लिए और 80 मैन आवर लेता है 100 बैरल के लिए। तो इसका मतलब पुर्तगाल इज गुड एफिशिएंट इन बोथ द गुड्स। दोनों में आप देखें तो पुर्तगाल का परसेंटेज है, इसका मतलब ट्रेड नहीं हो सकती। लेकिन वो कहते हैं यस ट्रेड इज स्टिल पॉसिबल, कि आप जिसमें रिलेटिवली कम डिसएडवांटेज है आपको वो चीज़ प्रोड्यूस करें, और वो एडवांटेज इस तरह से निकलते हैं 1 मैन आवर इज इक्वल टू 1.1 यार्ड। ठीक है जी। फॉर पुर्तगाल, फॉर यूके कैसे निकलेगा 1 मैन आवर इज इक्वल टू 1 यार्ड। ठीक है जी। वाइन के लिए 1 मैन आवर इज इक्वल टू 0.3 बैरल। अच्छा जी, इसके लिए 1 मैन आवर इज इक्वल टू 1.25 बैरल, यानी ये बहुत ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1.25 बैरल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये छोड़ दें और ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है दे आर गुड एट इट, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, 0.8 कर रहे हैं, ये फिर भी 1 यार्ड कर रहे हैं, और पुर्तगाल हम कह रहे हैं ये 1.1 कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब दे शुड स्पेंड ऑल द रिसोर्सेज, ये 100 रिसोर्सेज, ये भी 100 और ये दूसरे वाले 100 भी, ये वाले भी 100 और ये 120 भी, ये दोनों 100 प्लस 120 220 आवर्स जितने इनके पास हैं उन्हें क्लोथ बनाना चाहिए। इसका मतलब 220 जब क्लोथ पे लगाएंगे तो 220 यार्ड्स ऑफ क्लोथ वो प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर पुर्तगाल ऑन द अदर हैंड 90 प्लस 80 ये इस पे लगाएगा तो ये भी अराउंड 200 के करीब प्रोड्यूस कर लेंगे, 200 बैरल्स प्रोड्यूस कर लेंगे और 200 यार्ड्स प्रोड्यूस कर लेंगे। तो फिर अगर देखा जाए तो अलोन उनकी जो प्रोडक्शन थी वो कम थी और जो कलेक्टिव प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। तो अगर हम इंग्लैंड का कह रहे हैं कि अगर क्लोथ में स्पेशलाइज करें उसके पास 220 आवर्स हैं, उस 220 आवर्स से 220 यार्ड्स ऑफ क्लोथ वो प्रोड्यूस कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो पुर्तगाल है उसके पास टोटल 170 मैन आवर्स हैं और उससे वो 212 बैरल्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब उनके पास टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत, जब वो अलोन प्रोड्यूस करते हैं उसकी निस्बत, अब उसको डिवाइड कर लेंगे आपस में। Specialization increases total output by 10%, total output of cloth by 10% and wine by 6.2%, यानी ग्लोबल जो आउटपुट है वो है। तो ये बेसिकली थ्योरी थी जो फ्री ट्रेड की बुनियाद बनी कि जी फ्री ट्रेड करें और फ्री ट्रेड की वजह से आप वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे विच यू आर बेस्ट। तो उसकी वजह से जब वो प्रोड्यूस करेंगे फिर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगी, वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसकी बेस पे सारी डेविड रिकार्डो और उसके स्कूल ऑफ थॉट का वो समझ आता है फ्री ट्रेड का बेसिस ऑफ फ्री ट्रेड। और उसके बाद फिर आज तक हम आ रहे हैं और अभी आगे आगे फिर मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा जी, इसमें एक नाम है लिस्ट। लिस्ट कहता है कि जी नहीं ठीक बात है कि यस तो बढ़ती है ट्रेड से, लेकिन उसमें एक इशू ये भी है कि आपकी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सफ़र करती हैं। इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो इंडस्ट्री अभी तक बायर के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑटोमोबाइल, अगर आप बायर की ऑटोमोबाइल आप अपने मुल्क में ओपन कर देंगे जैसे हमने किया हुआ है तो आपकी लोकल ऑटोमोबाइल कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी। ये होता है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट कि आप अपनी इंडस्ट्री को आपने फ्लरिश कराना है। अब जब फ्लरिश कराना है तो फिर आपको यू विल हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू योर ओन इंडस्ट्री। ठीक है जी, ताकि वो फ्लरिश कर सके। तो वो कहता है एक तो ये इन्फेंट इंडस्ट्री को भी ज़हन में रखना चाहिए। दूसरा फ्री, वो कहता है कि फ्री ट्रेड रिक्वायर्स इटर्नल पीस एंड ए सिंगल सेट ऑफ लॉज। वो दोनों चीज़ें, सिंगल सेट ऑफ लॉज के लिए आपको पता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंगल सेट ऑफ लॉज के लिए हमने ये बनाया है। तो बड़ा काम अगर करे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हमने वो रिकॉर्ड एक्ट वाले मामले पे जो है वो कहा जी हमने आपको नहीं ठेका देते कैनेडियन कंपनी को, तो रिकॉर्ड एक्ट हमको वो ले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उधर हमारे खिलाफ फैसला आ गया, हमें 6.5 बिलियन का फाइन पड़ गया एंड वी वर फोर्स टू नेगोशिएट विद द सेम कंपनी अगेन ताकि वो केस विड्रॉ करें और हम उनको दोबारा ठेका देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ऑब्वियसली कोई भी एक फिनोमेना होता है तो उसके रिलेटेड फिर इश्यूज अराइज होते हैं, इश्यूज अराइज होते हैं तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। जैसे अब साइबर सिक्योरिटीज और साइबर लॉज एंड दिस एंड दैट, ये भी कोई नया फिनोमेना होगा तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी और उस प्रॉब्लम से फिर अभी ये टैरिफ है इस पे चाइना भी गया हुआ ना वो भी गया होगा, बिल्कुल ट्रिब्यूनल में गया होगा वो भी। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये मसला है। दूसरा, ये लिस्ट आल्सो प्रमोटेड नेशनल इकोनॉमिक्स वेयर स्टेट्स प्रमोट नेशनल वेलफेयर इन्फेंट इंडस्ट्रीज थ्रू टैरिफ्स। थोड़ा सा उसने कहा कि ये हमें स्टेट को डिसाइड करना चाहिए कि आप नेशनल लेवल की प्रेफरेंस क्या है, विच थिंग इज गुड फॉर यू एज अ सोसाइटी एज अ नेशन, और उस हिसाब से अगर आप तो ये नेशनल इकोनॉमिक्स जो है ना उसको कुछ नेशंस ने ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज किया और ग्रो भी किया। जैसे ईस्ट एशियन एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, उन्होंने नेशनल प्रायोरिटी सेट की। कोरिया की एग्जांपल, अगर आप कभी टाइम हो तो यूट्यूब पे कोरिया की थोड़ी सी वीडियो देखिएगा, क्लिप देखिएगा कि कोरिया ने कैसे किया। तो कोरिया का जो माइलस्टोन अचीव हुए हैं सारे, वो उनकी जो नेशनल रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने डाइवर्ट किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इंडस्ट्री एंड प्रमोशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री एक मेन इंडस्ट्री होती है किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अगर आप स्टील इंडस्ट्री डेवलप कर लेते हैं और उसको प्रमोट कर लेते हैं तो रेस्ट इज जस्ट बाय प्रोडक्ट। गाड़ियाँ बनाएं, उससे कुछ भी बनाएं, वो फिर आप उसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। कोई असला बनाएं, कुछ फैक्ट्रियाँ बनाएं, कुछ भी। तो कोरिया ने अपनी नेशनल प्रायोरिटी स्टील को सेट किया 60s और 70s में, और इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर देम, and global community had a lot of doubts on their capacity to develop national steel industry, but they did it in 10-20 years. और उस तरह उन्होंने जब स्टील बना दिया, उसके बाद शिपिंग भी बन गई, उसके बाद गाड़ियाँ भी बन गई, उसके बाद सारा आज सैमसंग हर जगह देखते हैं और बाकी देखते हैं आप कोरियन प्रोडक्ट्स। तो इसलिए लिस्ट कह रहा है कि कुछ आपको नेशनल इकोनॉमिक्स की और नेशनल प्रायोरिटीज़ की भी बात करनी चाहिए, ठीक है जी, ताकि आप don't leave everything to the market forces. As a nation, you can also decide what you want to do and at which level. Classical को हमने कवर कर लिया। Good news. कैलोरीज की कंजम्पशन थोड़ी सी कम हो जाएगी अभी आपकी। क्रिटिक्स से पहले एक आध मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। आपके और कितने कोर्सेज हैं? 3 टोटल 3। एक दो बाकी लोग इसके साथ, एक तो ये